मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। लग तो रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, लेकिन इस सब के पीछे एक और खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। क्योंकि ईरान जो मिडिल ईस्ट में अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन कई पर भारी पड़ रहा है, उसके पीछे है रूस। जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमलों ने पूरे क्षेत्र के कम से कम 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर उसके कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम या उसके आसपास के ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये हमले वीकेंड और सोमवार को बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान इतनी सटीकता से कई खाड़ी देशों में संवेदनशील अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कैसे खोज पाया? इसका जवाब द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो बताएं, उससे पहले जल्दी से आपको बता दें कि अमेरिका को नुकसान कितना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मुख्य निशाना सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल, रडार, डोम और अन्य ऐसे उपकरण थे जिन्हें खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की रीढ़ मानी जाती है। सबसे बड़े हमलों में से कतर स्थित अल उदीद एयर बेस पर हुआ, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य ठिकाना है। इसके अलावा ईरानी ड्रोनों ने रियाद और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों और सऊदी अरब और कतर में तेल और गैस बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। अब चलिए आपको बताते हैं ईरान को कैसे मिली सटीक जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस ईरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की स्थिति सहित अमेरिकी सैन्य संपत्तियों के बारे में खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। अधिकारियों के अनुसार युद्ध शुरू होने के एक सप्ताह के अंदर ही अमेरिकी सेनाओं को ट्रैक करने की ईरान की अपनी क्षमता कमजोर पड़ गई थी। इसलिए रूस से मिल रही यह बाहरी खुफिया जानकारी उसके लिए बहुत मूल्यवान साबित हुई। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार रूस इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि अमेरिका यूक्रेन को कितनी सैन्य सहायता दे रहा है। ऐसे में रूस ईरान की मदद करके अमेरिका से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन की बात करें तो ईरान और चीन दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि चीन तेहरान को कोई सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। ईरान का चीन के साथ उस स्तर का रक्षा समझौता नहीं है जैसा उसका रूस के साथ है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद से ईरान मॉस्को के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक बन गया है। ईरान ने रूस को तकनीक और सस्ते स्ट्राइक ड्रोन दिए हैं, जिन्होंने यूक्रेनी शहरों और वहां की वायु रक्षा प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और इजरायली सेनाओं द्वारा किए गए समन्वित हमलों के बावजूद ईरान ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। ईरान वाशिंगटन और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने के लिए लगातार सैन्य, कूटनीतिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध कितने समय तक चल सकता है, इसके लिए उनके पास कोई समय सीमा नहीं है। दोनों पक्षों को लगता है कि सामने वाला पक्ष पहले हार मानेगा। यदि रूसी खुफिया जानकारी तेहरान को इसी तरह निर्देशित करती रही तो आने वाले दिनों में खाड़ी में अमेरिकी संपत्तियों पर ईरानी हमले और अधिक लगातार और खतरनाक हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच ही ईरान के एक युद्धपोत पर हमले और उसके बाद आई प्रतिक्रिया ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक छोटा सा देश अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसने मुश्किल वक्त में ईरान की मदद करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया संदेश दे दिया है। घटना उस समय हुई जब ईरान का आधुनिक युद्धपोत IRIS देना हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इसी दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई में जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और वह डूबने लगा। यह हमला श्रीलंका के तट से लगभग 9 समुद्री मील दूर हुआ, जिससे आसपास के समुद्री क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जहाज पर मौजूद कई ईरानी सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। ऐसे नाजुक समय में ईरान को अप्रत्याशित मदद मिली भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से। श्रीलंका तटरक्षक और नौसेना की रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समुद्र में उतरकर डूबते जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाने का अभियान शुरू किया। तेज लहरों और तनावपूर्ण हालात के बावजूद कई ईरानी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस मानवीय सहायता ने ईरान के लिए एक बड़ी राहत का काम किया है। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सार्वजनिक रूप से श्रीलंका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में श्रीलंका ने जिस तरह मदद का हाथ बढ़ाया वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय मूल्यों का उदाहरण है। ईरान ने इससे केवल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि एक दोस्ताना समर्थन के रूप में देखा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में किसी युद्धपोत पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान अब इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाने की तैयारी कर रहा है और कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जता रहा है। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को समुद्री डकैती जैसा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा तो वह अपने सैनिकों और नौसेना की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ सकती है। वजह यह है कि ईरान अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के सवाल से जोड़कर वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही श्रीलंका जैसे देश का मानवीय हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि यह संघर्ष अब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर हिंद महासागर तक पहुंचने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के 7 दिन बाद सामने आई यह घटना बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति, मानवीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सवालों से भी लड़ा जाता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं।